नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के रियो डी जेनेरो यात्रा को लाभदायक बताया। श्री मोदी ने कहा, विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें विभिन्न देशों के साथ भारत की मित्रता को मजबूत करेंगी। प्रधानमंत्री आज ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बातचीत करेंगे। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए मौजूदा 35% आरक्षण कोटा के लिए अधिवास नीति लागू करने का निर्णय लिया और युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए युवा आयोग को भी मंजूरी दी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान देश के उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी तटीय भागों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। टेक्सास में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 100 से ऊपर, दर्जनों लोग अब भी लापता, खोज और बचाव अभियान जारी। और तीरंदाजी विश्व कप का चौथा चरण आज से स्पेन में शुरू। भारत की दीपिका कुमारी और ज्योति सुरेखा अभियान की अगुवाई करेंगी। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी और राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा दोनों देशों के बीच साझेदारी को विस्तार देते हुए प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी करेंगे। इस दौरान व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर चर्चा होगी। ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया ने कहा कि दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। After the talks, we are hoping to sign 4 agreements between the two countries, namely on renewable energy, counterterrorism, agricultural research cooperation between Indian Council for Agricultural Research and Embrapa of Brazil, and also exchange and mutual protection of confidential information. इससे पहले श्री मोदी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रियो डी जेनेरो की बहुत ही उपयोगी और लाभकारी यात्रा पूरी करने के बाद कल रात ब्राजीलिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनका शानदार स्वागत किया गया और बटाला मुंडो बैंड ने उनके समक्ष पारंपरिक ब्राजीलियाई सांबा रेगे का प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बैंड का संगीत एफ्रो ब्राजीलियन सामंजस्य को बढ़ावा देने का एक वैश्विक प्रयास है। इस अवसर पर भारतीय प्रवासी भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। श्री मोदी ने इसे यादगार स्वागत बताया और अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए भारतीय समुदाय की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल नामीबिया की राजधानी विंडहोक पहुंचेंगे। उनकी ये यात्रा नामीबिया के राष्ट्रपति नेतुम्बो नंदी नेतवाह के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री नामीबिया की संसद को संबोधित करेंगे और नामीबिया के संस्थापक तथा पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सैम नुजोमा को श्रद्धांजलि भी देंगे। श्री मोदी की ये पहली और भारत से किसी प्रधानमंत्री की ये तीसरी नामीबिया यात्रा होगी, जो 27 वर्ष के अंतराल के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट। यात्रा के दौरान विशेष रूप से तेल और गैस, हाइड्रोकार्बन, दुर्लभ पृथ्वी तत्व जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नामीबिया में भारत के उच्चायुक्त राहुल श्रीवास्तव ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि नामीबिया संसाधन संपन्न देशों में से एक है और इसलिए इन क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच के व्यापक सहयोग की उम्मीद की जा रही है। ऑयल एंड गैस यहाँ पर काफी डिस्कवरीज हुई हैं लास्ट 2-3 इयर्स में। हमारे कंपनीज का कुछ प्रेजेंस है, लेकिन हम चाहते हैं कि ज्यादा प्रेजेंस हो और ये जब प्राइम मिनिस्टर जी आएंगे उसमें ये भी वार्तालाप होगी तो हम ऑयल एंड गैस में हमारा और भी यहाँ पर प्रेजेंस बढ़ेगा। और नामीबिया अपनी एक रिफाइनरी बनाना चाहता है, नामीबिया अपने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहता है। और दूसरा एरिया है क्रिटिकल मिनरल्स, जो कि हमारे लिए काफी महत्व रखता है। लिथियम हो गया, ग्राफाइट है, मोलिब्डेनम, हेवी रेयर अर्थ, ये काफी सारे मिनरल्स हैं जिसमें कि हम यहाँ पर हमारे पीएसयूज इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा का प्रमुख उद्देश्य दोनों देशों के बीच यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपी
यूपीआई की परस्पर स्वीकार्यता को बढ़ावा देना भी होगा, जिससे भारतीय व्यापार के साथ साथ नामीबिया के आम लोगों को भी फायदा होगा। नामीबिया है वो पहला देश है जिसके साथ NIPL ने उसमें एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। ये आपके ट्रांजैक्शन फास्ट और चीप वे में हो सकते हैं। इसके अलावा इस यात्रा के बाद नामीबिया अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी भारत की प्रमुख वैश्विक पहलों में भी शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, विंडहोक। वियतनाम और चीन परस्पर व्यापार तथा निवेश संबंधों को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की बैठक के दौरान ये सहमति बनी। ये कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के कुछ दिनों बाद उठाया गया है। इसके तहत अमेरिका को वियतनाम से सभी निर्यात पर 20% शुल्क लगाया जाएगा और तीसरे देशों से वियतनाम के माध्यम से ट्रांसशिपमेंट पर 40% शुल्क लगेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण के संदर्भ में अधिवास नीति लागू करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में महिला अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि महिलाओं के लिए अधिवास नीति लागू करने का निर्णय लिया गया है। आज मंत्रिपरिषद में 43 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वह है बिहार में युवा आयोग का गठन करने के संबंध में है। इस आयोग के द्वारा युवाओं से संबंधित जितने कार्य हैं उसके बारे में विचार करेगी। दूसरा, सामान्य प्रशासन से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जिसमें बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवा संवर्गों में सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। कैबिनेट ने युवाओं, पलायन, कौशल विकास और समग्र विकास के मामलों को देखने के लिए 7 सदस्यीय युवा आयोग के गठन का भी निर्णय लिया है। आयोग प्रवासी युवा श्रमिकों, बिहार से बाहर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं और बेरोजगार तथा आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी युवाओं के मामलों को देखेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि परिवहन विभाग पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदारी वहन करता है, क्योंकि देश में 40% प्रदूषण सीधे तौर पर परिवहन क्षेत्र के कारण है। एक पेड़ मां के नाम के दूसरे चरण के तहत फरीदाबाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉरिडोर पर पौधरोपण अभियान के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम धरती माता के प्रति एक कर्तव्य परायण पहल है और ये नागरिकों की सांस्कृतिक तथा नैतिक जिम्मेदारी भी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर सार्वजनिक संबोधन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नामों का गलत उच्चारण करके उनका अपमान करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की महिला और दलित विरोधी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में आदिवासी विरोध मानसिकता, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का अपमान किया है, दलित विरोधी मानसिकता। जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी संविधान को हाथ में लेके चलते हैं, उन्हीं के इशारे पर रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। श्री भाटिया ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की टिप्पणी के लिए उनसे लिखित माफी मांगने को कहा। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में संयुक्त कार्रवाई करने के विषय पर सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान 3 सेना प्रमुखों ने आपसी समन्वय के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की। तमिलनाडु में आज सवेरे कुड्डालोर और अलापक्कम के बीच एक स्कूल वैन के विल्लोपुरम मैलादुरई यात्री रेलगाड़ी की चपेट में आने से 3 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 5 घायल हुए। दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस दुर्घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त की है और मुआवजे की घोषणा की है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5-5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए और अन्य घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। दक्षिण रेलवे ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि पिछले 11 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार के संरचनात्मक सुधारों और नीतिगत उपायों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था सशक्त बन रही है। भाजपा प्रवक्ता जफर इस्लाम ने नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ वार्ता करेंगे। और जानकारी के लिए बात करते हैं ब्राजीलिया में मौजूद हमारे संवाददाता सुधिंद्रा से। सुधिंद्रा, आज प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम है उससे दोनों देशों के बीच संबंधों में क्या महत्वपूर्ण बदलाव होंगे? जी बिल्कुल, दोनों देशों के बीच निकट संबंध हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए आज प्रधानमंत्री जो ब्रिक्स सम्मेलन था उसके 2 दिन के सम्मेलन के बाद अभी ब्राजीलिया पहुंचे हैं और आज वो राजधानी ब्राजीलिया में ब्राजीलियन राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा से द्विपक्षीय संवाद करेंगे। देखिए, 57 सालों के बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री यहाँ स्टेट विजिट पर आए हैं, तो इसीलिए इसको अहमियत दी जा रही है। कुछ 5 घंटों के बाद कार्यक्रम आरंभ होंगे यहाँ स्थलीय समय के अनुसार और प्रधानमंत्री को आदरपूर्वक स्वागत किया जाएगा। उसके बाद दोनों जो राष्ट्र के नेता हैं वो वैश्विक विषयों पर बातचीत करेंगे और जिसके बाद डेलीगेशन स्तर की बातचीत होगी और अंत में दोनों राष्ट्र 4 क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। ये समझौता काउंटर टेररिज्म, गुप्त वार्ता के आदान प्रदान, रिन्यूएबल एनर्जी और कृषि अनुसंधान से जुड़े हैं। जानकारी के लिए धन्यवाद सुधिंद्रा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि देश के मध्य भागों में मानसून सक्रिय है। विभाग के अनुसार आज मध्य प्रदेश में तेज और बहुत तेज वर्षा होने का अनुमान है। विभाग ने अगले 2-3 दिन तक पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि पूर्वी मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। नेपाल के रसुआ जिले के अलग अलग इलाकों में बाढ़ में फंसे 9 लोगों को बचाया गया है। नेपाल चीन सीमा के पास लेंडे नाले में बाढ़ आने के बाद लापता हुए 37 लोगों में से 22 अब सुरक्षित हैं और अन्य 15 की तलाश जारी है। अमेरिका के मध्य टेक्सास में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 100 से अधिक हो गई है। दर्जनों लोग अब भी लापता हैं। मरने वालों में से अधिकांश केर काउंटी में थे। खोज और बचाव अभियान जारी है। विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी दीपिका कुमारी और एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता ज्योति सुरेखा वेन्नम आज से स्पेन के मैड्रिड में शुरू होने वाले तीरंदाजी विश्व कप चरण 4 में भारत की अगुवाई करेंगी। टूर्नामेंट में 16 सदस्यीय भारतीय दल हिस्सा ले रहा है। विंबलडन टेनिस के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू होंगे। पुरुष सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन और दूसरी वरीयता प्राप्त कार्लोस अल्काराज का मुकाबला ब्रिटेन के कैमरन नोरी से होगा, जबकि 5वीं वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज का सामना करेन खाचानोव से होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर के कारोबार में लगभग स्थिर रहे। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 32 अंक बढ़कर 83,475 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी बिना किसी बदलाव के 25,461 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के रियो डी जेनेरो यात्रा को लाभदायक बताया। श्री मोदी ने कहा, विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें विभिन्न देशों के साथ भारत की मित्रता को मजबूत करेंगी। प्रधानमंत्री आज ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बातचीत करेंगे। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए मौजूदा 35% आरक्षण कोटा के लिए अधिवास नीति लागू करने का निर्णय लिया और युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए युवा आयोग को भी मंजूरी दी।
मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान देश के उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी तटीय भागों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। टेक्सास में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 100 से ऊपर और तीरंदाजी विश्व कप का चौथा चरण आज से स्पेन में शुरू। भारत की दीपिका कुमारी और ज्योति सुरेखा अभियान की अगुवाई करेंगी। इसके साथ ही वो दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।